तो कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फाइनली पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में। तो मेटलर्जी एक्चुअली क्या है? ये साइंस का ऐसा एक ब्रांच है जो क्या बताता है हमें, क्या करवाता है हमें। ये एक्चुअली मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में हमें नॉलेज देता है, ठीक है। और हमें बताता है कि जो मेटल्स होते हैं उन्हें तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, और इनको हम एक्सट्रैक्शन करने के बाद और क्या प्रोसेसेस से गुजारेंगे जिससे कि वो मेटल मार्केट में बेचने लायक बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मेटलर्जी, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। ओके, अब हमें पहले देखना पड़ेगा कि हम किस किस जगहों से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ सी वाटर, हम सी वाटर से भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम मेटल्स को सी वाटर से भी क्या कर सकते हैं, ढूंढ के निकाल सकते हैं मेटल्स को सी वाटर में। लेकिन सी वाटर में जो मेटल्स होते हैं वो एलिमेंटल या फिर फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। मतलब कि तुमने ऐसा नहीं कि तुमने ये पानी लिया, सपोज, ठीक है, ये बीकर में ये पानी लिया, तुमने बीकर में सी वाटर लिया, तो तुम हाथ इसके अंदर डालोगे तो जब हाथ निकालोगे तो तुम्हारे हाथों में सोडियम का मेटल मिल जाएगा, मैग्नीशियम का मेटल मिल जाएगा, या फिर कैल्शियम का मेटल तुम्हारे हाथों में होगा। ऐसा नहीं होगा। जो मेटल्स होते हैं वो सी वाटर में क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। ऐसा क्यों? कंबाइंड स्टेट में कौन कौन रहते हैं बता सकते हो? कंबाइंड स्टेट में वही मेटल्स रहते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा सोचो। तुमको इन मेटल्स को पानी मिल रहा है, H2O, है ना। तो अगर वो रिएक्टिव मेटल होंगे तो वो फटाफट इस पानी के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके क्या करेगा, अपना कंपाउंड फॉर्म करेगा। जैसे कि सोडियम हवा में रख दो तो मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और पानी दोगे तब तो कोई बात ही नहीं है तो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलता है। और इतना हीट निकलता है कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है उसमें आग लग जाता है ना इसके बाद कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन उतना भिगोरस रिएक्शन नहीं होता, मैंने पहले बताया था। तो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी फॉर्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब सी वाटर में ये जो मेटल्स होते हैं ये कुछ कंपाउंड स्टेट में रहते हैं, और इनको एग्जांपल है वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स भी कहते हैं। ये जो कंपाउंड स्टेट है इसका एक नाम है वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स, ठीक है। एग्जांपल देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एट्सेट्रा, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, लिख सकते हो यहाँ पर। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो सी वाटर में हमें मेटल्स ऐसे एलिमेंटल स्टेट में नहीं मिलते, कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स, ठीक है। एग्जांपल आपने देखा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसका रीज़न मैंने बताया है कि जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर मेटल्स से रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने के कारण वो
फ्री स्टेट में रह नहीं पाते, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर ही लेते हैं, ठीक है, शैतान होते हैं, सिंपल बात है। ओके, इसके बाद यहाँ देख सकते हो, द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स whether it in the free state or the combined state is the earth's crust। मतलब कि यहाँ समझाया गया है कि तुम्हें अगर पूछा जाए कि भाई साहब बताओ कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, सी वाटर में या फिर अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमको कॉम्बाइंड स्टेट में मिल रहा है या फिर फ्री स्टेट में मिल रहा है, ठीक है, दोनों ही स्टेट में मेटल्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा मेटल जो होता है वो अर्थ के क्रस्ट में तुमको मिलेगा, ठीक है। वो फ्री स्टेट में मिल सकता है तुमको या फिर कॉम्बाइंड स्टेट में, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, ठीक है, मेटल्स सम मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा व्हिच फॉर्म soluble salts are also found to occur in the sea water in the form of their soluble salts, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सी वाटर में कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये soluble salts के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये सी वाटर में होते हैं और एक्चुअली ये soluble salts के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आपको समझना पड़ेगा कि मेटल्स कैसे कैसे स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेटल्स दो तरीके के स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला, फ्री प्योर या फिर नेटिव स्टेट में, ठीक है। या तो मेटल्स फ्री प्योर या फिर नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म मतलब किसी के साथ झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, किसी के साथ बिना रिएक्ट किए भी वो रहेंगे। मतलब अगर तुम अर्थ के क्रस्ट में जाकर खोजोगे, माइनिंग करोगे, तो तुमको गोल्ड और प्लेटिनम तुमको बिना किसी कंपाउंड स्टेट में मिलेंगे, मतलब सिंगल मिलेंगे, ठीक है। तुमने माइन किया तो तुमको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मिलेगा, ऐसा नहीं कि गोल्ड के साथ उसका कुछ कंपाउंड बनेगा, नहीं, ठीक है। तो वो गोल्ड तुमको अकेला मिलेगा, सिंगल मिलेगा, ठीक है, मतलब एलिमेंटल स्टेट में मिलेगा। क्लियर है? ये कब होता है? जब वो मेटल बहुत कम रिएक्टिव हो, ठीक है। हमने क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में देखा था कि सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है ना, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब क्या है, ये सब लीस्ट रिएक्टिव है ना। लेकिन कैसे पता चला लीस्ट रिएक्टिव है? तो हमने देखा कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम में से सिल्वर अर्थ के क्रस्ट में कॉम्बाइंड स्टेट में भी है और फ्री स्टेट में भी है। तो इससे पता चला कि सिल्वर एक या तो वो एलिमेंट स्टेट में, मतलब अकेला ही रह सकता है अर्थ के क्रस्ट में, या फिर वो किसी के साथ रिएक्ट करके अपना एक कंपाउंड बनाकर वो रहेगा। लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम के केस में ऐसा नहीं है। गोल्ड और प्लैटिनम के केस में वो हमेशा अकेले हैं, एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब सिंगल है कह सकते हो, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाते वो, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, इंट्रोवर्ट होते हैं वो। ओके, तो दोस्तों नहीं ज़्यादा नहीं करते। फिर देखो, कॉम्बाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं मेटल्स। कॉम्बाइंड स्टेट मतलब क्या? कंपाउंड के फॉर्म में, जैसे कि ऑक्साइड्स हो गया, सल्फाइड्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया। और ये ज़्यादातर कौन होते हैं? ये ज़्यादातर रिएक्टिव मेटल्स आपको मिल जाएंगे। जो रिएक्टिव मेटल्स है वो आपको अर्थ के क्रस्ट में ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा, सल्फाइड के फॉर्म में मिल जाएगा, कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाएगा। सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा आपको किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा। या तो वो ऑक्साइड के कंपाउंड हो सकता है, सल्फाइड का कंपाउंड हो सकता है, या फिर कार्बोनेट का कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोडियम, पोटेशियम की बात हो रही है यहाँ पर। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन भी, एल्यूमिनियम भी, जिंक भी, ठीक है। ओके, अच्छा, तो कॉपर के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में आपने कॉपर देखा था। कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे नेचर में तुमको कंपाउंड के फॉर्म में मिल जाएगा,
ठीक है, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ पर था, यहाँ पर था ना रिएक्टिव, हाँ ये कॉपर है ना, मतलब हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, इसको छोड़कर इसको छोड़कर यहाँ से जितने भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स अर्थ के क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तुम इनको सिंगल मतलब एलिमेंटल फॉर्म में तुमको कभी मिलेगा ही नहीं है, हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहेंगे। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो मैंने लिख दिया है कि सोडियम से पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो हमेशा ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद जिंक से लेकर लेड तक मॉडरेट रिएक्टिविटी है इनका, मतलब उतना खतरनाक रिएक्टिव नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, मीडियम है। ठीक है, ये भी ऑलवेज इन कॉम्बाइंड स्टेट या फिर कॉम्बाइंड फॉर्म। इसके बाद मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जैसे कि कॉपर से लेकर सिल्वर तक, तो ये लो रिएक्टिविटी है और ये इनको हम दोनों ही फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ये फ्री स्टेट में भी मिल जाएगा और कॉम्बाइंड स्टेट में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिल्वर एग्जांपल मैंने को दिया था, तो लो रिएक्टिविटी है। इसके बाद सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी, सबसे कम, गोल्ड और प्लेटिनम, जो आपको हमेशा प्योर फ्री या फिर नेटिव स्टेट में मिलेगा, हमेशा, ऑलवेज, नो एक्सेप्शंस। ओके, ऐसा नहीं भाई गोल्ड को मर्जी हुआ बनाइए, नहीं भाई, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, आज मैं रिएक्ट करके कर ही लेता हूँ भाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम असली जगहों पर आ जाते हैं, असली मुद्दों पर आ जाते हैं। देखो, मिनरल्स क्या है और ओर्स क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मिनरल क्या था और ओर क्या था। आज मैं आपको इसका जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो गौर से देखो, मिनरल्स किसे कहते हैं। मिनरल्स मतलब ऐसे मेटल्स, ठीक है, मेटल्स ऑकर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन द अर्थ्स क्रस्ट और सी वाटर आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स मतलब मेटल्स जो नेचुरली या तो एलिमेंट के फॉर्म में या फिर कंपाउंड के फॉर्म में तुमको अर्थ के क्रस्ट में या फिर सी वाटर में मिल जाएंगे, उन्हें हम, उन मेटल्स को हम कहेंगे मिनरल्स। ठीक है, अब देखो, एक काम करो, यहाँ पर मेटल्स मत लिखो सिर्फ, ठीक है, नॉन मेटल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, हमेशा एक मेटल ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है, नॉन मेटल्स के भी तुमको, नॉन मेटल्स भी मिल जाते हैं तुमको। ओके तो मिनरल्स का मतलब ऐसे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स जिनको तुम एलिमेंट या फिर कंपाउंड स्टेट में अर्थ के क्रस्ट से या फिर सी वाटर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो उन मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स को हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद देखो, द अर्थी एंड रॉकी इम्प्यूरिटीज दैट आर एसोसिएटेड विथ मिनरल आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। मतलब ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ठीक है, इनके साथ कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी लगे होते हैं। ठीक है, अब बोलोगे भाई ऐसा मत, ऐसा इसका मतलब ये है क्या कि ये जो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स है यही रिएक्ट करते हैं इसके आसपास के चीज़ों से? नहीं। इम्प्योरिटीज़ मतलब क्या कि कोई भी चीज़ चिपक गया सपोज तुम्हारे शरीर से, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तुम थोड़ी डस्ट पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हो, नहीं ना, है ना, ये तो अपने आप आके तुम्हारे बॉडी में लग रहा है। ठीक है तो वैसे ही मिनरल्स जहाँ होते हैं, तो मिनरल्स को जब खोदा जाता है तो उनके ऊपर एक अर्थी, मिट्टी जैसा और रॉकी, पत्थर जैसा कुछ
इम्प्योरिटीज लगे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैंग पार्टिकल्स या फिर मैट्रिक्स पार्टिकल जिन्हें हम कहते हैं गैंग पार्टिकल या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, दो नाम है, याद रखना। ठीक है, अब देखो क्लियर आउट हो जाएगा तुमको कि मिनरल्स क्या है और ओर्स क्या है। ठीक है, तो देखो दो मिनरल्स हैं, लेट अस कंसिडर सम मिनरल्स, जैसे क्ले जिसमें तुमको एल्यूमिनियम मिल जाएगा, बॉक्साइड ये भी एक मिनरल है जिसमें तुमको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे और का डेफिनेशन समझाता हूँ। द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच metals can be extracted economically and conveniently are called ores। मतलब कि ओर्स एक ऐसे मिनरल्स हैं, मतलब ऐसे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स हैं, अच्छा सॉरी ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिस सब्सटेंस या फिर जिस मिनरल से तुमको मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो और उसके एक्सट्रैक्शन करने से तुमको इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। ठीक है, इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा मतलब कुछ समझा नहीं भाई। मतलब तुमने अगर किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल को सी वाटर या फिर अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम वही चीज़ एक ओर के साथ करते हो, ठीक है, अगर तुम एक ओर का एक्सट्रैक्शन करते हो तो सॉरी, अगर तुम एक ऐसा मिनरल का एक्सट्रैक्शन करते हो जिसका एक्सट्रैक्शन करने के बाद तुमको इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ, पैसे मिले तुमको, उस मिनरल को हम कहते हैं ओर। अब क्लियर है, बताओ। मिनरल मतलब ऐसे मेटल्स जिनको खोदने के बाद तुमको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, खोद लिया, ठीक है। लेकिन ओर का मतलब होता है ऐसे मिनरल्स जिनको खोदने के बाद, जिनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुमको इकोनॉमिकली फ़ायदा हो गया, पैसे मिल गए तुमको, तो उन मिनरल्स को हम कहेंगे ओर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो कि क्ले को जब हमने खोदा, एक्सट्रैक्ट किया, इसमें एल्यूमिनियम होता है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इसे हम कहते हैं मिनरल। ठीक है, हमने इसको बस एक्सट्रैक्ट किया है। लेकिन बॉक्साइड को अगर देखें तो उसमें भी एल्यूमिनियम है, लेकिन जब हमने बॉक्साइड को एक्सट्रैक्शन किया तो हमें फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ। एक्सट्रैक्शन इज़ डन फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है, तो जब हमने इसको एक्सट्रैक्शन किया तो हमें मुनाफा मिला, हमें इकोनॉमिकली हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि बॉक्साइड इज़ ए ओर whereas it contains the same aluminium as the clay। तो क्ले के अंदर भी एल्यूमिनियम था, बॉक्साइट के अंदर भी एल्यूमिनियम था, लेकिन बॉक्साइट के अंदर एक स्पेशल बात क्या था कि बॉक्साइट को जब हमने एक्सट्रैक्शन किया तो हमें मुनाफा हुआ, पैसे मिले हमें, लेकिन क्ले को जब हमने किया तो मुनाफा नहीं मिला, है ना। तो वी कैन से दैट we can conclude that this is a ore। okay, bauxite is a ore of the metal aluminium। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि मिनरल्स किसे कहेंगे और ओर्स किसे कहेंगे। तो इससे हम एक बात को क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। जितने भी ओर हैं वो एक्चुअली मिनरल्स ही होते हैं जिनको हमने एक्सट्रैक्ट किया है और हमें इकोनॉमिकली प्रॉफिट मिला है। लेकिन मिनरल्स जो है उनको हम ओर नहीं कहेंगे, बिकॉज ओर कहने के लिए हमें जब मिनरल्स को हम खोदेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मुनाफा होना चाहिए, इकोनॉमिकली प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है मिनरल के केस में। ठीक है, जब हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन जब हम ओर को करते हैं जो कि एक मिनरल ही होता है तो वो हमें मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ओके, so therefore clay and bauxite both are minerals, but bauxite is a ore but clay is not, as I said। अब यहाँ पर देखो, अभी क्वेश्चन आता है कि भाई ये मेटल्स जो होते हैं ये कुछ मिनरल्स से ही क्यों एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाकी ऐसा क्या खास बात है।
है ना। तो देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दैट मिनरल इज एन इकोनॉमिकल। इसका मतलब ये होता है कि उस मिनरल से, जिस मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उस मिनरल को एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमें इकोनॉमिकली कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। ठीक है। तो हमने देखा कि भाई साहब एक मिनरल ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। तो ए को एक्सट्रैक्ट किया, नो मुनाफा। बी को भी किया, नो मुनाफा। सी को किया, कोई प्रॉफिट नहीं। डी को किया तो प्रॉफिट मिला। ठीक है, प्रॉफिट मिला। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने मिनरल्स से ही मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज बाकियों से करेंगे तो फ़ायदा ही तो नहीं है ना। इतना मुश्किल से खर्चा करके हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, इसको किया, इसको किया, और बाद में क्या मिला? ठेंगा मिला, है ना। इसीलिए गिने चुने मिनरल्स से ही सिर्फ एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये पहला रीज़न। दूसरा है, देयर आर सर्टेन इम्प्योरिटीज दैट आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव। अब ऐसे भी होते हैं कि कुछ इस मिनरल में ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ लगे हैं, इसको रिमूव करना बहुत टफ है और बहुत पैसे लगेंगे। और बी में इम्प्योरिटीज़ है लेकिन इनको क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम ऑब्वियसली ऑप्शन बी को चूज़ करोगे, मतलब इस वाले मिनरल को चूज़ करोगे, बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए इज़ नॉट कन्वीनियंट, बिकॉज इसमें आपने घिसा फिर भी इम्प्योरिटीज़ नहीं गए, है ना। तो अब अगर आप फिर से इसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो तुमको फिर से वही परेशानी फेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है भाई, जो आराम से और आसानी से हो रहा है उसको हम फोकस करेंगे, है ना। ओके, तो ये दो रीज़न है क्यों मेटल्स को सिर्फ और सिर्फ गिने चुने मिनरल्स से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक नोट है। नोट, it is very interesting to note that the ores of most of the metals exist as oxides. This is because oxygen is very reactive non-metal and is abundantly found on the earth. अब गौर करने वाली बात यह है कि तुमको ज़्यादातर मेटल्स जो है ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादातर मेटल्स के जो ओर है वो तुमको ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। ओके, और ये अर्थ के क्रस्ट में या फिर अर्थ में कह सकते हो एबंडेंटली मिलता है। एबंडेंट मतलब क्या? बहुत अमाउंट में तुमको मिलता है। तो ऑक्सीजन इज़ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एक एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में। देखो 47 to 48%, मतलब ऑलमोस्ट 50%, है ना। तो बहुत अमाउंट में मिलता है ऑक्सीजन। तो इतना ऑक्सीजन है भाई अर्थ के क्रस्ट में, और अपने मेटल्स तो है ही रिएक्ट करने के लिए, बिकॉज रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना। तो उनको तो मौका चाहिए बस रिएक्ट करने का, तो मौका मिलते ही वो ऑक्साइड बन जाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। क्लियर है? वेरी वेरी गुड। अभी कुछ कॉमन मेटल्स के ओर्स या देख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसका इंक चेंज करता हूँ, ठीक है। नेम ऑफ द ओर, मेटल और केमिकल फार्मूला क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको सीख के रखना है। तो सबसे पहले सोडियम का ओर जो होता है वो है रॉक सॉल्ट, मतलब अपना NaCl ये होता है, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो मैंने एसिड, बेस और सॉल्ट चैप्टर में बताया था कि नमक को हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो बच्चे को पता है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बाद एल्यूमिनियम का एक और है जिसको अभी हम बात कर चुके हैं, बॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, दैट इज Al2O3.2H2 डाइहाइड्रेट। ओके, या फिर आप चाहो तो इसको कह सकते हो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का ओर पता चल गया। अभी जिंक के भी ओर होते हैं, दो ओर होते हैं जिंक के, जिंक ब्लेंडी और है कैलामाइन। जिंक ब्लेंडी का फार्मूला है जेरन, मतलब क्या, जिंक सल्फाइड, और कैलामाइन का फार्मूला है जिंक कार्बोनेट। ओके। इसके बाद मैग्नीशियम का भी एक कह सकते हो, sorry not magnesium, it is mercury, sorry
मरकरी का एक और होता है जिसको हम कहते हैं चिनाबार, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है मर्क्यूरस सल्फाइड। ओके, मर्क्यूरस सल्फाइड, सॉरी मार्क्यूरिक सल्फाइड, सॉरी मार्क्यूरिक सल्फाइड, मार्क्यूरस होने से तो वन हो जाएगा, सॉरी मार्क्यूरिक सल्फाइड, बिकॉज मार्क्यूरिक का वैलेंसी सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2+ और सल्फाइड का 2-, तो ऐसे होगा, ठीक है। HGS, ठीक है, नाम याद रखने आपको और फॉर्मूला भी साथ ही साथ। फिर लेड का भी एक और पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, या फिर कह सकते हो सी वाटर में भी, गैलीना इसका नाम है। फॉर्मूला क्या है? लेड सल्फाइड, ठीक है। इसके बाद कॉपर के भाई 3 हैं, ठीक है, कॉपर के 3 और हैं। पहला है कॉपर ग्लैंस, फॉर्मूला है, बताओ क्या फॉर्मूला है? क्यूप्रस सल्फाइड, बिकॉज क्यूप्रस का जो फॉर्मूला है सॉरी वैलेंसी है वो 1+ है, ओके, और सल्फाइड का 2-, तो सल्फाइड का 2 इस तरफ आएगा और कॉपर का 1 इस तरफ, क्रिस क्रॉस। इसके बाद सेकेंड इज क्यूप्राइट, और का नाम है भाई क्यूप्राइट। तो आप देख सकते हो इसको कहा जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं है ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। इसके बाद थर्ड पर है कॉपर पाइराइट, या फिर पाइराइट भी कह सकते हो, नहीं पाइराइट कहना अच्छा होगा, पाइराइट, कॉपर पाइराइट, ठीक है, कॉपर पाइराइट जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। इसका मुझे याद अभी नाम नहीं है, नाम अभी याद इतना है नहीं, ठीक है, बाद में अगर याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। CuFeS2 इसका फॉर्मूला है। तो आपके बुक में भी 2 गिवन है, सिर्फ कॉपर ग्लैंस और क्यूप्राइट, तो ये एक एक्स्ट्रा आप सीख सकते हो, ठीक है। मे बी गिवन भी होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया है। तो इसके बाद भाई आयरन के, भाई ये तो भाई खतरनाक लौंडा है, ठीक है, इसके 4 ओर हैं, इसके 4 ओर्स हैं, मतलब किसी से भी एक्सट्रैक्ट करो तुमको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। तो एक है हेमीटाइट, मैग्नीटाइट, आयरन पाइराइट और है साइडराइट, ठीक है। अब ये मैग्नीटाइट के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4, याद है? बहुत पढ़ा था इसको हमने, चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, शायद नहीं चैप्टर 2 में नहीं पढ़ा था, चैप्टर 3 में फिर से पढ़ रहे हैं, ओके। तो इसको हम कहते हैं कि FeO.Fe2O3 से ये इसका फिर केमिकल फॉर्मूला इसका ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। और ये मैग्नीटाइट क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। अगर कोई सबसे फाइनेस्ट अगर ओर है तो यही है सबसे, जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हो, ठीक है। तो हेमीटाइट का फॉर्मूला है फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीटाइट का फॉर्मूला है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, इसके बाद आयरन पाइराइट का फॉर्मूला है फेरस सल्फाइड, ठीक है, फेरस सल्फाइड, सॉरी फेरस डाइसल्फाइड, ठीक है, फेरस डाइसल्फाइड। इसके बाद साइडराइट का फॉर्मूला है फेरस कार्बोनेट, ओके। तो ये कुछ कॉमन मेटल्स के ओर्स हैं जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, याद कर लो आराम से, एनसीईआरटी बुक में आई गेस है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि एक्सट्रैक्शन किया कैसे जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन किया कैसे जाता है। तो स्टेप 1 सब में कॉमन है, ठीक है। अब देखो एक्सट्रैक्शन करने के लिए पहले हम 3 भागों में करेंगे, क्या क्या? पहला, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये एक ग्रुप। फिर मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले कैसे किया जाता है, ठीक है। और थर्ड है लीस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को कैसे किया जाता है, ठीक है। 3 ग्रुप्स होते हैं।
तो सब में तीनों के तीनों ग्रुप में जो कॉमन स्टेप है वो है ये वाला, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो इसमें होता क्या है, पहले एक हैमर मिल होता है, देखो मैं डायग्राम बना के रखा है, देखो ये सपोज ओर है, ठीक है, ये वाला जो जगह, ये वाला जो पीस है ये फिक्स्ड होता है, और जो ऊपर वाला पीस होता है ये ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, ऊपर नीचे मूव करता है, करने के बाद ये पहले ऐसे नीचे आता है, इसको चपटा कर देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हैमर मिल। इसमें क्या होता है, इसमें क्रशिंग हो रहा है, ओर को हम क्रश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लगता है इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट फोर्स, क्योंकि ये जो ऊपर का जो पीस है ये इसके ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट दे रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट फोर्स। और इसमें क्या होता है, ओर को छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लिया जाता है, टुकड़ों में इसको कह सकते हो तोड़ लिया जाता है, तोड़। ठीक है, तोड़ लिया जाता है, ठीक है, तोड़ा जाता है। ठीक है, ओर को तोड़ा जाता है छोटे छोटे पीसेस में। इसके बाद तोड़ने के बाद क्या हुआ, तोड़ने के बाद हम ग्राइंडिंग करेंगे। ठीक है, ग्राइंडिंग कैसे करते हैं, ग्राइंडर के मदद से। तो ये देखो, ये छोटे छोटे पीसेस है, ठीक है, ओर के। अब होता क्या है, ये जो पीस है ये घूमता है ऐसे। ठीक है, ये घूमता है ऐसे क्लॉकवाइज आई गेस, हाँ क्लॉकवाइज, हाँ जी क्लॉकवाइज घूमता है ये। और ये जो घूमता है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, घूमने से क्या होगा, ये जो पीसेस हैं ये ग्राइंड होते हैं। ठीक है, मैंने इसको बहुत दूर दिखा दिया पीस को, इसलिए पास होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा पास इसको दिखाता हूँ, लाइक दिस, इतना। ठीक है, ऐसे तो ग्राइंडिंग होता है। इसमें जो फोर्स लगता है इसे हम कहते हैं एट्रिशन फोर्स या फिर शियर फोर्स। इसमें होता क्या है कि जो ओर होता है इसको पल्वरिश्ड या फिर पाउडर्ड के फॉर्म में चेंज, मतलब यू कैन से ग्राइंड कर लिया जाता है। ग्राइंड करते 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 इसको पाउडर के फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या देखा, क्रशिंग में छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लिया गया इम्पैक्ट फोर्स की मदद से, और ग्राइंडिंग में एट्रिशन फोर्स या फिर शियर फोर्स की मदद से ओर के जो पीसेस थे, छोटे छोटे पीसेस को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ग्राइंडर, इसको हैमर मिल कहते हैं, इसको ग्राइंडर कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद स्टेप 2, ठीक है, इसके बाद स्टेप 2, ये भी कॉमन है सब में, क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कॉमन स्टेप सब में किया जाता है ये। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब कह सकते हो कि साफ सुथरा करना। इसको देखो बहुत सारे नाम है, कंसंट्रेशन या फिर ड्रेसिंग या फिर बेनिफेक्शन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, करना क्यों है, बिना करे नहीं हो सकता क्या, अरे करना है बिकॉज बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव गैंग और मैट्रिक्स। वेल बिफोर एक्सट्रैक्टिंग नहीं होगा एक्चुअली, बिफोर कंसंट्रेटिंग है ना, बिफोर कंसंट्रेटिंग नहीं, बिफोर एक्सट्रैक्टिंग नहीं, बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ओ हाँ ठीक है, बिफोर एक्सट्रैक्टिंग है। ठीक है, तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने से पहले उनको साफ़ करना तो ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक गैंग पार्टिकल्स को साफ़ नहीं किया तो ये बाद में जाके प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। ठीक है क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं भाई, प्योर मेटल नहीं मिलेगा तुमको, प्योर मेटल नहीं मिलेगा तुमको, इम्प्योरिटी के साथ मेटल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, मार्केट में उसका प्राइस उतना अच्छा खासा तुमको मिलेगा नहीं। अब ये कंसंट्रेशन होता कैसे, किस प्रिंसिपल पे होता है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ गैंग फ्रॉम ओर, द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। तो होता क्या है
कि ओर का जो फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी है वो गैंग के पार्टिकल से अलग होता है। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है तो गैंग के पार्टिकल्स जो है हट जाते हैं ओर से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन करने के बाद इसके भी कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो अभी ज़रूरत नहीं है। तो ओर का जो मतलब अभी के लिए समझ के रखो कि प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि ओर का फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी इससे बहुत अलग होता है। ठीक है, तो ये तो बच जाता है लेकिन ये बच नहीं पाता कॉन्सेंट्रेशन से, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेम फिजिकल और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो ये तो रिमूव होता ही नहीं है गैंग पार्टिकल्स। ठीक है ना, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है तभी तो रिमूव हो चुके हैं, रिमूव हो जाते हैं ओर से। नाउ थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। अब हम जिस ओर को हमने कॉन्सेंट्रेशन किया उसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड ओर। जाहिर सी बात है भाई, समझ में आ रहा है कंसनट्रेटेड ओर मतलब क्या, कंसनट्रेट किया गया है इस ओर को, या फिर करवाया गया है या फिर किया हुआ है ना। तो भाई इनके 3 ग्रुप्स मैंने बताया था, रिएक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मीडियम या फिर मॉडरेट कह सकते हो, मीडियम नहीं लिखो भाई, मॉडरेटली लिख दो भाई, मॉडरेटली रिएक्टिव, रुको रिएक्टिविटी नहीं रिएक्टिव होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी नहीं होगा, रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव ये होगा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन हम किस बेसिस पे करेंगे कि लो रिएक्टिव मेटल्स का अलग से, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का अलग से एक्सट्रैक्शन करेंगे और हाई रिएक्टिव मेटल्स का अलग से करेंगे। तो पहले लो रिएक्टिविटी का करते हैं, इजी वाला। देखो जैसे कि मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका रिएक्टिविटी बहुत कम है, लो रिएक्टिविटी या फिर लीस्ट रिएक्टिविटी बहुत कम है, किसी से तो रिएक्ट करते भी नहीं ठीक ठाक, है ना। कॉपर एंड मरकरी आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मोस्ट कॉमन ओर सल्फाइड ओर्स। अब गौर से देखो और सुनो कि मरकरी और जो कॉपर है ये अर्थ के क्रस्ट में सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और ये बात कान खोलकर सुन लो कि जितने भी मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिविटी वाले वो हमेशा सल्फाइड के फॉर्म में ही होते हैं अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, और कोई फॉर्म में नहीं होता, सल्फाइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, डोंट वरी, मैं लास्ट में इसको समझाने के बाद तुम लोगों को एक चार्ट बना कर दूंगा जिसको पढ़ने से तुमको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक कॉम्पैक्टफुल एक नॉलेज तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तुमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई कि अरे ये याद नहीं आ रहा भाई लो रिएक्टिविटी का कैसा था, भाई सल्फाइड के फॉर्म में था या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में था या फिर हैलाइड्स के फॉर्म में था, भाई भूल चुका हूँ यार। ठीक है, तो याद रखो कि लो रिएक्टिव मेटल्स हमेशा सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, हमेशा। ठीक है, अब देखो कॉपर जो होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है जिसको हम कहते हैं C2S, जिसका नाम है कॉपर ग्लैंस, है ना। और मरकरी क्या मिलता है भाई, चिनाबार, HGS, है ना। तो अर्थ के क्रस्ट में ये इस फॉर्म में और ये इस फॉर्म में, कॉपर इस फॉर्म में मिलता है और मरकरी इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ओके। अब इनको एक्सट्रैक्ट करने से पहले ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मतलब मेटल को कौन से कंपाउंड, मतलब ऑक्साइड वाले कंपाउंड से या फिर कार्बोनेट वाले कंपाउंड से या फिर सल्फाइड वाले कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। तो कौन से वाले कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है कंपैरेटिवली, तो इसका आंसर होता है कि भाई इट इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऐसा क्यों? बिकॉज अभी हम बाद में देखेंगे कि सिंस, इसमें लिखो सिंस, सो नहीं होगा, सिंस कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो आप बाद में देखोगे
कि जो सल्फाइड होते हैं कार्बोनेट के मतलब कंपाउंड में जो मेटल्स पाए जाते हैं, जो ओर पाए जाते हैं, इनको सबसे पहले ऑक्साइड बनाया जाता है, फिर जाके इनको रिडक्शन के प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है, फिर मार्केट में बेचा जाता है। तो इससे हम तो ये कह सकते हैं कि भाई कुछ भी कहो, सल्फाइड हो कार्बोनेट हो, उनको सबसे पहले ऑक्साइड के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे हमें समझ में आ जाता है एनालॉजिकली कि ऑक्साइड को ऑक्साइड के फॉर्म में अगर होता तो ईजी होता है, ठीक है। ऑक्साइड में फॉर्म में होगा तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ईजी होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा बाद में, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ में ना भी आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रोसेस मतलब मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को किस प्रोसेस से किया जाता है? रोस्टिंग वाले प्रोसेस से किया जाता है। देखो देखो रोस्टिंग है। तो आइए बात करते हैं रोस्टिंग के बारे में। अब ये वो वाला रोस्टिंग नहीं है जो कैरीमिनाटी करते हैं लोगों को, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब होता है स्ट्रांगली हीटिंग द सल्फाइड ओर इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो मेटल को स्ट्रांगली हीट करना इन एक्सेस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। एयर के प्रेजेंस में, याद रखना, एयर के प्रेजेंस में या फिर एक्सेस में। यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक और प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन, उसमें भी मेटल को हीट किया जाता है लेकिन उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो याद रखो। अब देखो एक और बात कि लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं उनके केस में जो मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, रोस्टिंग करने के बाद मेटल सल्फाइड जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। ये है बेसिक रिएक्शन, ठीक है। तो जब मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है तो ये मेटल ऑक्साइड अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस मतलब क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑटोमेटिक इससे ऑक्सीजन मतलब रिमूव हो जाता है, होकर हमें मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन केस ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑक्साइड ऑटोमेटिकली reduces to metal on action of heat. ऑटो रिडक्शन, इसे हम कहते हैं ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन, ओके। तो आपको ये वाला पार्ट याद रखना है कि मेटल सल्फाइड के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, मतलब स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब मेटल ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। लेकिन लो रिएक्टिविटी मेटल्स के केस में ये ऑक्साइड ऑटोमेटिकली, मतलब मेटल ऑक्साइड से ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होकर हमें मेटल मिल जाता है। तो यहाँ पर नो रिडक्टेंट रिक्वायर्ड। रिडक्टेंट मतलब क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब हमें बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज़ नहीं करना पड़ता जिसके कारण मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा काम है ये, अपने आप ही हो जाता है, बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जांपल देख सकते हो, कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है। तो कॉपर ग्लैंड्स को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो हमें मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड और क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो देखो कि पहले तो कॉपर ग्लैंड्स को रोस्टिंग किया गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया गया, तो हमें मिला क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हमने रोस्टिंग को बंद कर दिया। रोस्टिंग बंद करने के बाद जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना, वो रिमेनिंग कॉपर ग्लैंड्स मतलब क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, जब हीट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद
हमें कॉपर मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ठीक है, कैसे मिला? बिकॉज आपको बताया था कि मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्साइड क्या बन जाता है? मेटल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस हो जाता है, हमें बाहर से कोई रिडक्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से रिकैप करता हूँ। पहले क्यूप्रस सल्फाइड कॉपर ग्लैंड मतलब ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग किया गया, स्ट्रांगली हीट किया गया, तो क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिला मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर जब गुड अमाउंट में ये क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो हमने रोस्टिंग करना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करना बंद कर दिया, हमने सिर्फ सिंपली हीट किया। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हीट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जब गुड अमाउंट में क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो वो बाकी के कॉपर ग्लैंड्स के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे और तब हमें मिलेगा कॉपर मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन आपको याद रखने हैं। फिर देखो मरकरी के केस में देख सकते हो, ये है चिनाबार और मरकरी का ओर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया तो हमें मार्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला। फिर जब गुड अमाउंट में मार्क्यूरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया, सिर्फ नॉर्मल हीट किया। देखो ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, तो नॉर्मल हीट किया तो जो रिमेनिंग अपना चिनाबार है उसके साथ जो गुड अमाउंट में फॉर्म हुआ इस AgO वो रिएक्ट करेगा जब हम हीट करेंगे और हमें मिल जाता है क्या? हमें मिल जाता है Ag मतलब मरकरी लिक्विड के फॉर्म में, बिकॉज मरकरी इज़ ए लिक्विड मेटल, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर अगर हम जब हम इस कह सकते हो कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज अभी कह सकते हो रिड्यूस हो जाता है और क्या बन जाता है? मरकरी, और हमें ऑक्सीजन देता है। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ से भी तुमको क्या मिल जाएगा? मरकरी मिल जाएगा। तो दोनों ही तरीके से तुमको मरकरी मिल सकता है। तो पहला इसको तुमको 300 डिग्री सेल्सियस में हीट करने के बाद ये डिकम्पोज होगा तुमको मरकरी मेटल और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। या फिर तुम्हें क्या करना है? चिनाबार को रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद तुमको मिलेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब गुड अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट मर्क्यूरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा तो तुमको ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देना है। और क्या होगा फिर? जितना भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ वो बाकी के मर्क्यूरिक सल्फाइड से रिएक्ट करके तुमको मर्क्यूरी मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा। और अगर तुम चाहो तो तुम इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस में हीट करके मर्क्यूरी मेटल और ऑक्सीजन गैस पा सकते हो। ठीक है, तो अब हम समरी करेंगे जितने भी स्टेप्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं। सो समरी ऑफ ऑल स्टेप्स मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो देख सकते हो पहला स्टेप सब में कॉमन था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। फिर कंसंट्रेशन किया हमने, मतलब क्लीन साफ सुथरा किया, गैंग पार्टिकल्स को रिमूव किया। फिर रोस्टिंग किया सल्फाइड ओर को। ठीक है, फिर ऑटो रिडक्शन हो गया, हमें कोई बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रिडक्शन हो गया। तो कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल एंड देन रिफाइनिंग मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो फिर स्टेप 5 होगा कि मेटल को रिफाइन करके हम मार्केट में बेच देंगे। रिफाइन मतलब प्योर करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया? ऐसे
जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है उनको हमने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया आराम से. So now in the next video we will talk about the extraction of the moderately reactive metals and if possible also the most reactive metals का भी हम एक्सट्रैक्शन देखेंगे. और फिर हम बात करेंगे कि रिफाइनिंग कैसे किया जाता है. ठीक है, रिफाइनिंग कैसे किया जाता है. और फिर हमारा कोरोशन वाला पार्ट होगा जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, कोरोशन वाला पार्ट, फिर रस्टिंग वाला पार्ट, और फिर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, और एक और बात है जो कि एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि एलॉय है. ठीक है, एलॉय भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम कंप्लीट कर लेंगे आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.